नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज इंडियन एविडेंस एक्ट की। आइए सभी जने अपना अपना बैलेट ओपन कीजिए, अपना पेन अपने हाथ में ले लीजिए, अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक्ट नंबर कितना है? 1। ये एक्ट नंबर 1 क्या होता है आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एक्ट नंबर 1। नंबर 1 इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो हमारा 1872 है ये एक ईयर है। इस ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे 12 महीने होते हैं। ठीक है, इन 12 महीने में बहुत सारे कानून बनते हैं। जैसे इसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वैसे इसका एक भाई भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो वो भी 1872 है। अब दोनों 1872 है। अब जैसे इस क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का नाम उर्मिला 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 है, तो आपको नंबर देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। आपको स्कूल के अंदर रोल नंबर मिलते थे, है ना? ऐसा तो नहीं सब नंबर 1 होंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 देना है। तो इनके क्या है, नंबरिंग से चलता है। क्योंकि हमारा कानून कैसे चलता है पता है आपको? हमारा कानून चलता है ऐसे। हमारा कानून कहता है सेक्शन नंबर 82 ऑफ एक्ट नंबर 4 ऑफ 1973 दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1973 का एक्ट नंबर जो 4 है यानी सीआरपीसी जो है, उस सीआरपीसी का जो सेक्शन, इसको 2 कर देते हैं 2, ये तो एग्जांपल के लिए लिखा। सीआरपीसी का सेक्शन 82 है उसके बारे में। अब देखो यहाँ कहीं सीआरपीसी वर्ड लिखा है? नहीं। कानून हमेशा नंबरिंग से चलता है, इसलिए नंबर देने पड़ते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या मैडम हमें इसको एक्ट नंबर को याद करना चाहिए? देखो बेटा, ये एक्ट नंबर का फायदा करता है मैं बताती हूँ। अब तो पैटर्न बहुत बदल गया हमारा। पहले जब पेपर आते थे ना तो उसमें ऊपर से क्वेश्चन लिखा हुआ आता था, क्योंकि पहले जो पेपर बनाते थे ना वो पेपर बनाते थे कॉलेज के लेक्चरर, और अब जो पेपर बनते हैं वो बनाते जजेस। ठीक है, तो जजेस स्टार्ट ही ऐसे ही करते, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ये बताइए। पहले क्या होता, क्वेश्चन दे देते, डॉक्यूमेंट को डिफाइन कीजिए, तो आप डिफाइन करते, फिर सेक्शन लिखते, फिर नीचे एक्ट का नाम लिखते, तो उसमें आप लिखते थे एक्ट नाम, एक्ट नंबर। तो चेक करने वाले को इफेक्ट पड़ता रहा, इस बच्चे को एक्ट नंबर तो याद है, कितनी बढ़िया तैयारी कर रखी है इसने, तो वहाँ इफेक्ट होता था, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन कभी कभी एक्ट नंबर भी पूछ लेते। अभी हाल ही में एमपीएडीजी प्री का एग्जाम का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया आईपीसी का सेक्शन नंबर 53A, वो कौन से अमेंडमेंट के एक्ट नंबर से जुड़ा। उन्होंने क्या कर दिया, चारों सेक्शन चारों ईयर सेम दे दिया, ऑप्शन में उन्होंने दे दिया 1955 एग्जाम्पल के लिए। अब क्या दिया, एक्ट नंबर 26 ऑफ 1955, 22 ऑफ 1955, 21 ऑफ 1955 और 20 ऑफ 1955। अब देखो उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने ये पूछा नहीं पूछा ना, उन्होंने हमसे एक्ट नंबर पूछा। तो अब इतने फालतू सवाल, और उनको पता है कि कंटेंट सबको पता है, कंसेप्ट सबको पता है। आदमी फंसेगा तो कहाँ फंसेगा, ये, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले को कहाँ इतना टाइम है इनको बैठ के रटे, और हमें लगता है ये कौन पूछेगा। अभी की बात है, 2023 का प्री एग्जाम की बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, इसलिए हमें एक्ट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट नंबर की कहानी समझ में आ गई कि एक्ट नंबर 1 का मतलब क्या है। तो एक्ट नंबर 1 का मतलब होता है उस साल बहुत कानून बने थे, उसमें जो एक्ट नंबर 1 है वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है। आ जाओ वापस। हाँ जी, तो इसने कहा मैं एक्ट नंबर 1 हूं। अब लिखो टोटल पार्ट इसमें 3 है, लिखो टोटल पार्ट इसमें 3 है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया, टोटल 11 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर है आपके? टोटल 11 चैप्टर है, और 11 चैप्टर को डिवाइड किया उन्होंने सेक्शन 167। टोटल सेक्शन कितने? 167। तो क्या हुआ, टोटल पार्ट हुए आपके 3 पार्ट में कितने सेक्शन चैप्टर्स हैं? 11, और 11 चैप्टर्स में कितने सेक्शन है? 167। ठीक है, 167 लिख दिया। अब आता है इसका एक्सटेंड कहाँ है? होल ऑफ इंडिया में। इसका एक्सटेंड कहाँ पर है? पूरे भारत में इसका एक्सटेंड है। अब पूरे भारत में ये पहले दिन से नहीं था, जब 1872 बना था तब ये नहीं था। तो उस समय क्या था, उसमें जम्मू कश्मीर में J&K में लागू नहीं होता था, अभी J&K में आया। तो प्री का सवाल आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट J&K में कब अप्लाई हुआ, तो डेट लिखिए 31 अक्टूबर 2019, ये डेट लिख लीजिए। अभी हाल ही में महाराष्ट्र जुडिशरी का जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें अपने सारे, क्योंकि सारे के सारे एक्ट है ना इसी डेट पे आए, उसमें से एक एक्ट के बारे में पूछा था। तो ये डेट जो रेगुलर पढ़ते हैं उन सबको याद है, तो 31 अक्टूबर 2019। लेकिन जो सिर्फ प्रैक्टिस करता है, कोर्ट जाता है, एग्जाम तो वो भी देता है, उसको ये डेट याद नहीं होती है। ठीक है, देन आता है आपके पास
इसका कमेंसमेंट कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। इसका जन्मदिन कब आता है? 1 सितंबर को आता है, ठीक है। तो ये 1 सितंबर 1872 को हुआ। और सिग्नेचर कब हुआ इसके ऊपर? 15 मार्च। सिग्नेचर कब हुआ इसके ऊपर? 15 मार्च को। आजकल सिग्नेचर की डेट भी पूछ लेते हैं, कमेंसमेंट भी पूछ लेते हैं, सिग्नेचर। पता क्यों? उनको पता कमेंसमेंट तो पूछ पूछ के थक गए, अब बच्चों को ये पूछ लेते हैं। मतलब पेपर बनाने वाला पता है वो मेरा जैसा होता है, वो कहता है ये तो बच्चों को आता है, ये क्या पूछे, जो नहीं आता वो पूछो, चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हमें सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये है कि किसी को कम पढ़ना है, किसी को ज्यादा पढ़ना, अपन को सब चीजें होती है, ठीक है। तो आप सब एक साथ बोलेंगे, माइक ऑन नहीं करना, अपने घर पे बोलेंगे, ऑफलाइन वाले मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। बोले स्टार्ट। टोटल पार्ट 3, टोटल चैप्टर 11, टोटल सेक्शन 167। पूरे इंडिया में एक्सटेंड कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019। कमेंसमेंट कब हुआ इसका? इसका कमेंसमेंट हुआ हमारे पास, हाँ, इसका कमेंसमेंट 1 सितंबर 1872 को हुआ। और इसका सिग्नेचर कब हुआ था हमारे पास? 15 मार्च 1872 को, ठीक है। तो जब भी पढ़ने बैठो इसको एक साथ याद कर लो, क्योंकि आपका प्री एग्जाम है। देन आता है अपने पास चैप्टर नंबर 1, पार्ट नंबर 1। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पार्ट नंबर 1। पहले पार्ट करेंगे फिर चैप्टर करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जल्दी से 3 पार्ट लिख दो। पार्ट 1 कहता है रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। किसकी बात करता है? रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट। हिंदी वाले आपके पास आता है रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट का आएगा आपके पास तथ्यों की सुसंगति। रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट हिंदी वाले लिखेंगे तथ्यों की सुसंगति। इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ फैक्ट्स के ऊपर चीजें होंगी। कहां पर होगी? फैक्ट्स के ऊपर। तो पहला लिखो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगति। कहां से कहां तक? 1 to 55। इस एविडेंस की सबसे अच्छी क्वालिटी है ये 3 पार्ट में, और इसको याद भी मैं ऐसे ही करते हैं। सुबह उठे आज के दिन 1 से 55 पढ़ लिया, कल उठे 56 से 100 पढ़ लिया, परसों उठे 101 से 167 पढ़ लिया। ये 3 दिन में एविडेंस खत्म। हर थोड़े दिन में 3-3 दिन का रिवाइज करते रहो, पूरा रीडिंग करते रहो। बार बार पढ़ने से खुद ही याद हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहला आता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, सेक्शन 1 to 55। सेकंड आता है फैक्ट्स को प्रूफ करना पड़ेगा। आप मुझे कहोगे मैडम ऐसा हुआ, फैक्ट्स कैसे साबित करेगा? प्रूफ देना पड़ेगा 56 से 100। हिंदी वाले सबूत के विषय में क्या पेश करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को? सबूत। तो लिखो सबूत के विषय में, सबूत के विषय में। कहां से कहां तक? 56 से 100, ठीक है। तो पहले फैक्ट्स आए, फिर प्रूफ आए। अब प्रूफ को कोर्ट अपने पास चिपका के रखोगे तो कैसे पता चलेगा? कोर्ट पे उसका क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, जैसे आप उसको प्रोड्यूस करोगे उसका इफेक्ट आएगा एविडेंस के अंदर। हिंदी वाले आप लिखो, हाँ, 101 से 167। हिंदी वाले आप लिखो साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव, ठीक है। तो करें एक साथ स्टार्ट, चलो। टोटल पार्ट 3, टोटल चैप्टर 11, टोटल सेक्शन 167, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया 31 अक्टूबर 2019, कमेंसमेंट 1 सितंबर 1872, सिग्नेचर 15 मार्च 1872। टोटल 3 पार्ट, पहला रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट 1 to 55, दूसरा ऑफ प्रूफ 56 से 100, और तीसरा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस 101 से 167। तो आपको ऐसे बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने पास 2 है, ये आपको कहाँ मिलेगा? अपने बैरेक का इंडेक्स निकाल लोगे, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, इंडेक्स से भी देख सकते हो आप। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो पार्ट 1 था हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला प्रीलिमिनरी। आप कोई भी कानून पढ़ लो, आपको 90% केसेस में पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दो, इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो, इक्विटी को छोड़ दो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सर्वोपरि है, और इक्विटी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब हमारे क्या अनकोडिफाइड लॉ है, उनमें प्रीलिमिनरी नहीं आता है। लेकिन जितने भी कोडिफाइड लॉ है, सीआरपीसी चले जाओ तुम, सीपीसी में चले जाओ तुम आईपीसी में वहाँ पे प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन वर्ड लिखा है। बाकी तुम एसआरए में चले जाओ, तुम कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ, सबकी स्टार्टिंग प्रीलिमिनरी से होती है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक। ये जो प्रीलिमिनरी होती है ना बेटा, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, और ये बड़ी काम की होती है, ये बड़ी काम की होती है प्रारंभिक। कहां से कहां तक? 1 to 4। जिसने हर सब्जेक्ट का प्रीलिमिनरी रट लिया, समझ लो उसको आधी कहानी याद होगी। क्यों?
क्योंकि ये बताता मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ अप्लाई होऊंगा, मेरे पास क्या क्या डेफिनेशन है। देखिए आप कॉलेज में पढ़ के आए, आपको क्या पता बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, फैक्ट्स क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट एंड इशू क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, ये आपको कैसे पता हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप आते हो यहाँ पढ़ने के लिए, वहां से तो पता चलता है। तो हर सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लोज ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, और जिसने डेफिनेशन क्लोज समझ ली, समझ लो उसको पूरा कानून याद हो गया। ठीक है, तो पहला प्रीलिमिनरी 1 2 का 4, और फिर जो इसका पार्ट का नाम है वही अंदर है, ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट, वापस तथ्यों की सुसंगति के विषय में। तो दूसरा आ जाएगा तथ्यों की सुसंगति के विषय में। कहां से कहां तक, 5 to 55, याद होना इजी, 5 से 55। तो चैप्टर 1 कहता मैं प्रीलिमिनरी हूं, मैं 1 2 का 4 हूं, चैप्टर नंबर 2 कहता मैं रेलेवेंसी फैक्ट हूं, मैं 5 से 55 हूं। यानी पार्ट 1 में 2 चैप्टर है। क्या समझे आप, इसका मतलब आप समझे कि पार्ट 1 में हमारे पास कितने चैप्टर है, 2, 1 और 2, 2 ही चैप्टर है इसके अंदर। फिर चलते हैं हम आगे चलते हैं सबूत के विषय में। अब बिना प्रूफ के काम ही नहीं होता हमारे यहाँ, सबूत लाइए। अब देखो हंसी की बात, सबूत मांगा 1872 में। कब मांगा, 1872, जबकि लड़ाई झगड़े कब किए हमने, 1860 आईपीसी में। यानी 1860 में आईपीसी बनी, और 12 साल बाद पता चला ओ सबूत कहाँ है। विजेता ने कहा कि पूनम कह रही थी कि उर्मिला मैडम जो है थोड़ी घमंडी है। मुझे जाके कहती विजेता कि मैडम वो क्या पूनम कह रही आप घमंडी हो, तो मैं क्या बोलूंगी विजेता को, सबूत लाके देख पूनम ने ऐसा कहा, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती पूनम ऐसा कह सकती है। उपासना का मैं फिर भी सोच सकती हूँ, पर पूनम कहे मैं मान नहीं सकती। उपासना के मैंने कब कह दिया, मतलब एग्जाम्पल लाइक सबूत। आपकी बुआ ने कहा आके पापा को, पता है आज मैंने पूनम को वहां देखा। पूनम कही बुआ जी सबूत है, नहीं तो आउट। अभी इन दिनों में वो देख रही थी, एक हॉटस्टार पे एक सीरीज चल रही थी, उसमें कर्मा करके एक लड़की थी। अब देखो सीरीज का नाम तो मुझे याद नहीं, कर्मा ही है शायद, कर्मा ही थी उसमें। तो उसमें यही था, हर चीज पे प्रूफ है क्या नहीं, ये तो जाओ मस्त था, टाइम मिले तो देखना कर्मा को। उस कर्मा को देख के आप में थोड़ा सा एटीट्यूड आएगा, ऐसा होना चाहिए, हर चीज खुद से करने का एटीट्यूड होना चाहिए। देखो घमंड अलग चीज है, एटीट्यूड इंसान में होना चाहिए ना। तो आइए इस एटीट्यूड के साथ प्रूफ लेकर आओ अपने, लेके आए। प्रूफ कैसे होते हैं, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। क्या है, दिन है, आंखें बंद कर ले रात हो जाएगी। ये डायलॉग सुना कभी जिंदगी में, क्या है, दिन है, आंखें बंद कर ले रात। अब तो आंखें बंद करने का रात हुई थी ना। कुछ चीजें ऐसी है जो अपने आप में प्रूफ होती, उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आज संडे है, अब सबूत देने की क्या जरूरत है। आज दिवाली है, आज होली है, ये कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, ये इंडिया का फ्लैग है, ये इंडिया के सिग्नेचर, फ्लैग की सिग्नेचर मतलब राष्ट्र ध्वज के ये चक्र हैं, 24 लाइन, इनको प्रूफ नहीं करना होता। या एक बंदा खुद आके कहता है जज साहब मैंने मर्डर किया है, जज साहब मैंने 420 की, खुद ही कह दिया, और सबूत की जरूरत है नहीं ना। तो क्या कहता है, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, वे तथ्य जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में साबित है। तो लिखो हिंदी वाले, वे तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 56 से 58 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू, सीधा क्वेश्चन आता है। 56 से भी आता है, 57 से भी आता है, और 58 से भी आता है। 58 बहुत काम का है। कोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो गुनहगार होता है ना, वो खुद ही जज साहब के पास चला जाता है, बिफोर प्लीडिंग, ड्यूरिंग प्लीडिंग या आफ्टर प्लीडिंग, वो खुद एक्सेप्ट कर लेता है, सर ऐसा ऐसा मैंने किया। तो हमारे पास दो चीजें होती है बेटा, एक होता है एडमिशन, एक होता है कन्फेशन, एक होता है स्वीकृति, एक होता है समस्वीकृति। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, वो स्वीकृति की बात करता है, और समस्वीकृति जो है तो यहाँ पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 24 से लेकर 30 तक, लेकिन जनरली जो हमारी समस्वीकृति है वो हम सीआरपीसी के सेक्शन 164 में लिखते हैं। और आप जाके चेक कर लीजिए, पूरी सीआरपीसी में कहीं पर भी एडमिशन लिखने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या लिखने की बात है, कन्फेशन लिखने की बात है। वो जो कोर्ट के सामने जो एडमिशन होता है, जिसको कोर्ट मान के काम करती है, वो सेक्शन 58 है, और 58 का प्रैक्टिकली बहुत वैल्यू होता है। ठीक है, तो क्या कहा, चैप्टर नंबर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, 56 से 58। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी 1 2 का 4, चैप्टर नंबर 2 ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट 5 to 55, चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड 56 से 58। अब एविडेंस लेकर आया। एविडेंस आप बोल के भी बता सकते हो, किसने मुझे गाली निकाली, तो गाली के लिखित में निकालेगा, क्या निकाली, एक्सीडेंट हुआ, आपने आंखों से देखा कि लिख के देखा, ओ इसका मतलब कुछ चीजें ऑरल भी हो सकती, कुछ डॉक्यूमेंट्री। तो जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो कहा, ये सब चीजें कैसी होगी, ऑरल एविडेंस 59 से 60। और
जो कुछ भी आपने मुझे प्रॉपर्टी बेची, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई ग्रांट किया, ये सब कुछ रिटर्न में होता है 61 से 98 तक। तो डॉक्यूमेंट अपने एविडेंस कैसे हुआ, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री। लेकिन अब बताओ, आप मेरे यहाँ पे नौकरी के लिए आते हो कि मैडम मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं 10वीं पास हूँ। क्या बोला आपने मुझे, मैं 10वीं पास हूँ। तो मैं आपसे क्या कहूँगी, आपकी बात मान के नौकरी दे दूंगी या आपसे कुछ मांगूंगी, डॉक्यूमेंट मांगूंगी। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके आओगे तो मैं मना कर दूंगी। क्यों, क्योंकि चैप्टर 6 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जहां पे डॉक्यूमेंट्री मैंडेटरी है वहां पे ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट है। सिर्फ एक मिनट को पहले हिंदी में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो बेटा मौखिक साक्ष्य, इसका हो जाएगा मौखिक साक्ष्य, इसका हो जाएगा दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, और ये क्या कहता है, ये कहता है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन। अर्थात ये कहता है कि जो चीजें रिटन में है वो रिटन में ही प्रूव होगी, ओरल में नहीं। ओरल को हम एक्सक्लूड करेंगे, यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो प्रूफ आके पहला कोर्ट खुद ही पता कर लेता है, दूसरा बोल के दे दो, तीसरा रिटन में दे दो, और चौथा जो चीज रिटन में, पहले रिटन को प्रायोरिटी मिलेगी फिर ओरल को। अब आपको एक नई बात बताती हूँ, और नई बात ये है कि ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल में काम आता है, इसका क्रिमिनल से कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छी बात, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है। इंडिया के सभी जुडिशरी में देखेंगे सबका अलग अलग पैटर्न। जैसे आप जाएंगे यूपी के अंदर मेन एग्जाम में प्रोसीजर लॉ का एग्जाम होता है, उस पेपर में सीपीसी भी आएगी, सीआरपीसी भी आएगी, एविडेंस भी आएगी, तीनों साथ आती है। ठीक है, आप राजस्थान में जाओगे सीपीसी अलग पेपर में आएगी, सीआरपीसी अलग पेपर में आएगी। आप एमपी में जाओगे सीपीसी अलग आएगी, सीआरपीसी। लेकिन राजस्थान जुडिशरी की एक और क्वालिटी है, ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आपके सिविल पेपर में भी आता है, वो आपके क्रिमिनल पेपर में भी आता है। जो प्री होता है राजस्थान जुडिशरी का बेटा पता है, उसके अंदर प्री में 35 क्वेश्चन सिविल एक्ट के आते हैं और 35 क्वेश्चन क्रिमिनल एक्ट के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आता है। अब उसके अंदर जो 35 क्वेश्चन सिविल में ना, इसमें एविडेंस के भी आते हैं, और बाकी के 35 क्रिमिनल इसमें भी एविडेंस आते हैं। इसका मतलब ये छोटा सा एक्ट आपको हर एग्जाम में, इंडिया के किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ये छोटा सा 167 एक्ट जो है ये आपको 12 से 15 क्वेश्चन देता है। तो फिर इसको रट लो ना, 1 मिनट में आपके 15 नंबर आ जाएंगे, और क्या चाहिए, 100 में से 15 तो यही दे देगा। तो इसको आप, ये एक्ट आपके जीवन का सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में आता है। तो अब देखो, जब सिविल में आता है ना तो मोस्ट ऑफ इनकी प्रायोरिटी रहती है सिविल में, ये सिविल वाले क्वेश्चन ही पूछते हैं। क्रिमिनल में तो पूरा एविडेंस ही पूछते हैं, सिविल में केवल सिविल वाला पूछते हैं। तो ये पूरा पार्ट प्योर सिविल पार्ट है। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूं, मैं 1 2 का 4 हूं। चैप्टर 2 कहता है ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट 5 to 55 हूं। चैप्टर 3 कहता है फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूफ 56 से 58 है। चैप्टर नंबर 4 कहता है ऑरल एविडेंस 59 से 60 है। चैप्टर 5 कहता है डॉक्यूमेंट एविडेंस 61 से 90 ए है। और चैप्टर 6 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट एविडेंस 91 से 100 है। यानी पार्ट नंबर 2 भी हमारा खत्म हो गया। चलते हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 कहता है प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सेक्शन आएंगे, यहाँ पे हमारे पास चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सेक्शन चैप्टर थे, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो चलते हैं उसके पास, उसके चैप्टर्स भी देख लेते हैं। चलो अब एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी यह है कि सबसे पहले प्रीलिमिनरी आया, 1 2 का 4 बता के उसने कहा मैं यहाँ पे फैक्ट्स की बात करूंगा। दूसरी बात है मैं नहीं करता। कैसे नहीं करता, सुनो मेरी बात। राम ने श्याम का मर्डर किया, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। पूरी एविडेंस में मर्डर और जहर भरा हुआ है। इतने दृष्टांत पढ़ोगे, जहर ही जहर, विष विष विष, पॉइजन पॉइजन पॉइजन। ठीक है, राम ने श्याम का मर्डर किया। कहाँ पे किया, भाटी भवन में। कब किया, सुबह 11 बजे। ये विजिता यहाँ से निकल रही थी, विजिता ने मर्डर होते हुए देख लिया। अब विजिता से पहले क्वेश्चन पूछा, आप वहां क्या कर रही थी। क्या ये क्वेश्चन सही था या गलत, ये क्वेश्चन सही है गलत। मैं इधर देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठे ना ऑनलाइन, इनकी शक्लें देख रही हूँ कि कौन गर्दन हिला रहा है, कौन गर्दन नहीं हिला रहा है। विजिता से पहला क्वेश्चन पूछा विजिता कि आप वहां क्या कर रही थी। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है या नहीं, रेलेवेंट है या नहीं, रेलेवेंट है। तुम वहां क्यों गई, पूछेंगे ना तुझे, क्यों नहीं पूछेंगे, तुम क्या कर रही थी, तो तुम कहोगे मैं कोचिंग गई थी। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा बताइए विजिता, आप सुबह से शाम तक कितने लड़कों के साथ घूमती है।
आपके कितने बॉयफ्रेंड है, ये रेलेवेंट है या नहीं? नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 कहता है मैं सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट की बात करूंगा, उसके अलावा चीजों को जो इरेलेवेंट है मैं हटा दूंगा, उड़ा दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 आया प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 है रेलेवेंसी। रेलेवेंसी के लिए आया फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव करना है तो ऑरल एविडेंस दे दो, ऑरल नहीं है तो डॉक्यूमेंट्री दे दो, और जो डॉक्यूमेंट्री उसको ऑरल को एक्सक्लूड कर दो। 1 मिनट में आपको पता ही नहीं चला 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आइए चैप्टर नंबर 7। अब उसको एक्सक्लूड कैसे करोगे, क्या देना पड़ेगा? प्रूफ। कौन देगा? जिसके ऊपर बर्डन होगा। तो चैप्टर 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। कहां से कहां तक? 101 से 114A। इसको बोलते हैं सबूत का भार। क्या बोलेंगे इसको? सबूत का भार। आइए हिंदी वाले, सबूत का भार। 101 से 114 वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिविल मैटर प्लेंटिफ पर होता है, और इन क्रिमिनल मैटर किस पर होता है? इन क्रिमिनल मैटर जो है आपका प्रोसिक्यूशन पर होता है। तो जनरली हमारी, मैंने आज सुबह वाले क्लास में कहा था कि जो जितना विक्टिम होता है ना वो उतना दयनीय होता है। अब देखो विक्टिम है बेचारा, लेकिन सबूत का भार उसी पर है। आपने जैसा आप मेरे गले में सोने की चेन खो गई, जैसा आप कहेंगे पहले साबित करो गले में सोने की चेन ठीक नहीं थी, बताओ। ये है हमारा कानून, मतलब हम ही पीड़ित हैं और सबूत देना है कि हम पीड़ित हैं। ये है हमारा कानून 101 से 114A। एक्सेप्शन सभी जगह है, 2-4 एक्सेप्शन से क्या है लेना देना। शुरुआत तो हमसे हुई, देन आया बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए। अब आपने जो कह दिया उसे बदल नहीं सकते, एस्टोपल। एक बार कह दिया सो कह दिया, नाउ यू कांट डिनाई, इसको बोलते हैं एस्टोपल। ये एस्टोपल बहुत सी जगह पे, पार्टनरशिप एक्ट में भी है, ये एस्टोपल टीपी एक्ट में भी है। टीपी में कहा है ये बताएगी विजिता, टीपी एक्ट में एस्टोपल कहां है विजिता? ये तो तुम्हें याद है बेटा। पूजा की टीपी है नहीं कोर्स में। रंजू 52 गलत जवाब। पूनम 43। किसने बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो टीपी एक्ट सेक्शन नंबर 43 भी एस्टोपल जैसी नेचर की बात करता है, तो लिखो टीपी एक्ट सेक्शन 43 एस्टोपल। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आया, फिर एस्टोपल दिया। एस्टोपल को दूर, एस्टोपल कभी दूर होता ही नहीं, बट कहानी के लिए एस्टोपल को दूर करने के लिए हमें विटनेसेस बुलाने पड़ते हैं। तो हमने विटनेसेस को बुलाया, आओ विटनेस 118 से 134 तक। तो विटनेसेस सब आए हमारे 118 से 134 तक। विटनेसेस आए, हमने विटनेसेस से की एविडेंस ली। तो विटनेसेस आए तो क्या करोगे? विटनेसेस की आरती उतारोगे क्या? नहीं। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें विटनेसेस की जो है एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। जब विटनेसेस आके खड़े हो गए तो आप आरती उतारो, आओ भी एग्जामिनेशन करते, परीक्षा लेंगे। तो विटनेसेस की एग्जामिनेशन लेंगे 135 से 166। हो गई सारी परीक्षाएं। अब हमें पता चला ले इतनी देर जो प्रोसीडिंग की वो तो इम्प्रॉपर हो गई, उसमें कुछ बातें इम्प्रॉपर एडमिशन हो गया और कभी कभी जो है रिजेक्शन हो गया। आप क्या करें? तो उन्होंने कहा ओ आपको वापस प्रोसीडिंग नहीं करनी है। एक चीज होती है हमारे कानून में कि आपसे कोई गलती हो गई, छोटी मोटी गलती होती है ना, चलता है, कोई इश्यू नहीं है। उस छोटी मोटी गलती से आपके जजमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यदि जजमेंट पे इफेक्ट पड़ता है तो फिर से ट्रायल करते हैं, और जजमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ता है तो दोबारा ट्रायल करने की जरूरत नहीं होती। ये कहता है 167। तो क्या कहता है? इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। कहां से कहां तक? एक की सेक्शन है 167। तो 7 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ, 8 कहता है एस्टोपल, 9 कहता है विटनेसेस को बुलाओ, 10 कहता है एग्जामिनेशन करो, और 11 कहता है एडमिशन और रिजेक्शन को देख लो सही है या गलत। और ये छोटा सा एक्ट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। अब आपका होमवर्क क्या है? अब आपका होमवर्क है इस एक्ट को याद करना। तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया डेमो क्लासेस है, आज अपनी स्टार्ट हुई है, ये डेमो नहीं है, डेमो के साथ ही क्लास शुरू हो जाती है। डेमो का मतलब से इतना सो तक 3 दिन बैठ के देख लो आपका नेटवर्क सही आ रहा है कि नहीं, ऑनलाइन है तो, ऑफलाइन है तो आप आके देख लो कि आप जो पढ़ के जा रहे हो घर पे क्या पूरे दिन वापस कंटिन्यूटी होती है कि नहीं। यदि आप अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी करते हो तो क्लास ज्वाइन करो, सिर्फ टाइम पास के लिए मत ज्वाइन करो। आपको लगता है कि मैडम ने आज मुझे पढ़ाया है, मैं दूसरे दिन रिवाइज कर सकती हूँ, घर परिवार परिस्थितियों को लेते हुए मैं कर सकती हूँ, मुझे याद होने की क्षमता है, मुझे पढ़ने में जुनून है, तो देन यू ज्वाइन क्लास। अदर देन व्हाट इज अ डेमो? डेमो में मैंने कोई सूरज चांद तारा दिखाया नहीं, मैं तो कोई वादा ही नहीं किया किसी से कि मैं जज बनाऊंगी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कानून सिखाऊंगी आपको। तो डेमो का मतलब होता है जिससे सूरज चांद तारे दिखाते हैं, वो मैं नहीं दिखाती, मैं रियलिटी दिखाती हूँ कि इफ यू हैव ए टाइम
योर रिवीजन एंड नोट्स बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो ज्वाइन करो, ये तो मत करो, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, कल क्लास में आने से पहले ये पूरा रट के आना, फिर कल हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें पढ़ेंगे प्रोसीजर लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, फैक्ट्स क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है, इसके अंदर जितनी बातें उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर कानून स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लास है, ये हमने ऑनलाइन क्लास जो है वो हमने रिकॉर्ड की जो क्लासेस की है। तो इसी के साथ ही सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के अंदर फाउंडेशन बेस्ट चलते हैं, इंडिया के सारे स्टेट के हर स्टेट की हर सब्जेक्ट की क्लास चलती है, आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं और आप पूरा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कभी दावा नहीं करती कि मैं आपको जज बना के रहूँगी, बट मैं हाँ इतना जरूर कहती हूँ, मैं आपको इतना लॉ सिखा दूंगी कि आप घर नहीं बैठे रहेंगे, आप अच्छी वकालत कर पाएंगे, आप इवन तो अपने घर में बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तक दूसरों को पढ़ा पाओगे, कुछ तो करोगे, फ्री नहीं बैठे रहोगे, ये गारंटी, अर्निंग करोगे। देखो जज बनना ना बनना ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, होता तो सबसे पहले मैं जज होती ना, लेकिन जज के लेवल की पढ़ाई करना कराना वो आपके हाथ में, और वो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास की फीस के रिलेटेड आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें क्लास के पूरे शेड्यूल के बारे में बताया होगा, एक फीस स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको आप देख सकते हैं, 3 डेज का आप क्लास लेके देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, जो रिफंडेबल नहीं होती है। बाकी क्लासेस की कोई जानकारी है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सही है कि नॉलेज बहुत अच्छा मिलेगा। आप मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कभी कोई चैप्टर्स बोले हैं, कभी प्रेम्बल बोलिए, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उन्होंने वीडियो बना के अपलोड किया, वो आप देखिएगा, और वो वीडियो बिल्कुल बिना देखा देख बना के डालते हैं, यानी कहीं ना कहीं सीखते हैं तभी ये सब कर पाते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।